तो सर आपको मेरी शो पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं तहे दिल से कि आप यहाँ आए। हम वुमेन्स को इनकरेज इनडायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि एक माँ को एक औरत को बहुत काम में बहुत कठिनाई होता है और उस समय में अगर आप जैसे लोग हमें इनकरेज करेंगे तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे। और थैंक यू सो मच कि आप आए सर। थैंक यू। अच्छा, तो आपको मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आपका ज़िंदगी का सबसे हार्डेस्ट टाइम कब था और सबसे हैप्पीएस्ट टाइम कब था? ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि हम लोग का जो ज़िंदगी है ऐसे है, पहाड़ी लोग हैं और अभी आप देखिएगा कि हम जो आज प्लेन के लोग हैं उनको हम लोग मिलता है तो उनका कम से कम 50 पूर्वज लोग परदादा दादा दादा लोग जब उन लोग जंगल में रहते थे उस समय का ज़िंदगी हम लोग जिया है। आज ये आप कप दे रहा है और हम लोग जहाँ बैठ रहे हैं हम लोग का बम्बू का कप, बम्बू का प्लेट, बम्बू का घर और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जंगल का चीज़ हम लोग खा के आया है। कभी कभी खाने का चीज़ ख़त्म हो गया तो सब चीज़ को खाने का बाद हम लोग एक लोकल जो बनाना होता है उसको नहीं खाता है, सुअर को खिलाता है, कुलुंग बोलता है। वो कुलुंग का जो बनाना है उसको सीध को हटा के हम लोग खाया और सबसे तकलीफ हुई है कि टॉयलेट जब निकलता है खून का साथ निकलता है। तो उस ज़िंदगी से लेके आज जो जिस सेंचुरी में हम लोग है जहाँ 4G 5G में हम लोग है और आज हमारा एयरपोर्ट सामने है, रेलवे स्टेशन सामने है, तो इस दुनिया में हम लोग पहुँच गया। तो इसलिए यहाँ तक पहुँचने का जो जर्नी है वो तो बहुत ही तकलीफ़ का ज़िंदगी था। तो इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि इतना एक सफ़र था ना, तो उसमें से एक एक को नहीं बता पाएगा। हर घड़ी जो है बहुत ही तकलीफ़ का घड़ी था और खुशी का ऐसे कोई चीज़ नहीं होता है। खुशी जो है हमेशा खुशी होता है, हमेशा दुखी होता है। और हम लोग जो जीने का जो तरीका है यही है कि खुशी को भी अपनाना है और दुखी को भी, तकलीफ़ को भी अपनाना है। तो इसलिए वो भी एक गिनती नहीं कर सकता है। अच्छा, तो सर उसके बाद मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने स्कूलिंग कहा कि और आप कैसा एवरेज स्टूडेंट था या आप टॉपर था? बिकॉज आपका जर्नी तो हमको पता है बहुत ना, तो इससे शुरू करते हैं चलिए। ये ठीक है। मैंने स्कूलिंग जो है ताली बोल के एक जगह है, करादादी आज डिस्ट्रिक्ट है। पहले मैं कोरोंको में था, फिर लोअर सुबनसिरी था, फिर सुबनसिरी था। उसके अंदर में ताली बोल के एक जगह था, वहाँ में चौथा समय में स्कूलिंग शुरू किया। वहाँ से फिर पिताजी पालिन में ट्रांसफ़र हुआ। अभी पालिन जो है ये भी अभी करादादी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ में भी स्कूलिंग में था। फिर वहाँ से उस समय में सबसे अच्छा स्कूल था रामाकृष्ण मिशन स्कूल जो आलोक का था, आजकल आलो बोलता है, पहले आलोम बोलता था। तो पालिन से 2 दिन पैदल चलता है जीरो तक, फिर जीरो से बस मिला तो ठीक है, नहीं मिला है तो 2-3 दिन वहाँ रुकता है। फिर वहाँ से लखीमपुर से फिर रेलवे स्टेशन में जाना होता है, वहाँ से सिलापत्थर, फिर सिलापत्थर से आलो जाना होता है। तो ये भी एक बहुत लंबा सफ़र था। तो आलोंग आर.के. मिशन में स्कूल पढ़ा है, तो क्लास 10 वहाँ में किया है। तो क्लास 10 का बाद हम फिर हमारा अरुणाचल का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है नेरिस बोल के, तो नेरिस में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो हमें पास हुआ। हमारा अरुणाचल का सिर्फ 18 सीट था। तो फिर नेरिस में इंजीनियरिंग जो है हमारा क्लास 10 का बाद ये एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज था साउथ ईस्ट एशिया में, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बोलता है। क्लास 10 का बाद 12 2+2+2+ आज जो नया जो मोदी जी जो एजुकेशन पॉलिसी बनाया है उसी मॉडल में था।
तो यहाँ से हमने फिर बीटेक का सिविल इंजीनियरिंग में किया। जी बढ़िया सर। मतलब तब था लेकिन आप लोग ने गिव अप नहीं किया, पैदल जाके भी आपने एजुकेशन को अचीव किया। हाँ बिल्कुल गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं किया क्योंकि मेरा तो पिताजी ही एक अर्निंग मेंबर था। तो आप सोच सकता है कि क्लास 12 में वो एक्सपायर कर गया। तो परिवार को मेहनत करके कि उन लोग को संभालना, फिर अपना लिए कॉलेज में अपना सारा खर्चा को भी निकालना। तो अब क्लास 12 स्टेज से शुरू हो गया मेरा ऐसे हार्डशिप जो है। आप वो क्या करके आप अर्न करता था? तो उसमें क्या मैंने फिर पालिन में पेयर प्राइस शॉप खुला। तो उस समय में पेयर प्राइस शॉप जिसका होता है वो बहुत धनी आदमी ही होता था। फिर नेरिस में निर्जुली में सिर्फ बागे तिनाली में एक दुकान था। और उसका बाद हमने एक होटल, एक ग्रोसरी दुकान हमने स्टूडेंट समय में खुला। स्टूडेंट टाइम से आप बिजनेस कर रहे हो? उसका बाद हमने फिर ऑटो भी लिया, बाइक को चलाने दिया, टेम्पो भी लिया, चलाने दिया। तो ऐसे करके अभी तक ऐसे करके चलता है। सर ये कहानी तो कोई मालूम नहीं होगा डियर ऑडियंस की सर ने ऑटो भी खरीदा, टेम्पो भी खरीदा, बस भी खरीदा, गुंटी भी खोला, पेयर प्रेस भी खोला। देखो इतना स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना सर। ये कहानी तो अभी हम लोग बस सुन रहे हैं। तो सर बहुत रेस्पेक्ट हो गया अभी ये सुन के कि आप अपना खर्चा ये बिजनेस करके फैमिली का, क्योंकि पेरेंट्स जाने के बाद एक बच्चा एक बेसहारा हो जाता है ना, कोई भी हो, चाहे वो मैच्योर आदमी हो। लाइक कि मेरा पेरेंट्स भी दोनों साथ में गए 1 साल में, अभी कुछ दो साल हुए, लेकिन अभी भी मैं खुद को बहुत बेसहारा ओपन फील करती हूँ। तो आप तो क्लास 12 में आपका चला गया सर, बहुत दुख का बात है यार सच में। उसके बाद सर और मैं एक हम क्योंकि आजकल डिस्ट्रीब्यूट जो कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनको बच्चे लोग ऐसे ही मतलब छोड़ देते हैं। तो उसके बारे में मैं बहुत दुखी हूँ। तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या अगर आपके पिताजी आज जिंदा होता तो आप उनको क्या करता सर? हाँ ये सभी इंसान का एक सैडेस्ट स्टोरी होता है। मैं इसलिए जो भी यूथ लोगों को मुझे जब भी मिलता है पेरेंट्स का साथ, वो लोग थोड़ा दुखी रहने से मैं यही बात बोलता हूँ कि आपका पेरेंट्स शराबी हो, जुआरी हो और मर्डरर भी हो, लेकिन जो पेरेंट्स नहीं रहेंगे उस समय में आप महसूस करेगा और उसको याद करेगा। तो ये एक इंसान का एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। तो इस साइकोलॉजिकल चीज़ को हम शुरू में पता नहीं चलता है, तो हम लोग काफ़ी मिस करता है। तो पेरेंट्स को हम लोग जितना आज मैं IAS ऑफिसर बना, तो उसको लेके भी कभी कोई लोग मुझे पूछता है कि एक जेई जो है कैसे IAS ऑफिसर हो गया। तो अभी इस मुकाम पे पहुंचने के बाद हम पेरेंट्स को मिस करता है। और सभी जो इस वीडियो को देख रहा है, इस टॉक शो को देख रहा है, उन सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमेशा ये चीज़ को ध्यान देना है कि ये एक ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी का कोई टाइम टेबल नहीं है, हम एनी टाइम जा सकता है। इसलिए जितना सकेगा अच्छा वक्त अपना पेरेंट्स का साथ गुजरना चाहिए और अपना पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहिए। और यही बात किसी से मुझे पता चलता है कि पेरेंट्स भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही बात नहीं सुनता है। मैं यही उन लोगों को बोलता है कि नहीं सुनता है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा अपना फर्ज यही है कि उसको हमेशा खुश रखने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि उसका गुजर जाने का बाद आप फिर उसको मिलेगा नहीं। तो यही एक चीज़ होता है कि आपको हम जैसे बता रहा था अभी जो 20 से 23-24 जो भी अभी हमारा जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसी तरह का ही हमारा जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर जो है इंजीनियरिंग में साउथ ईस्ट एशिया कंट्री फर्स्ट हम लोग अरुणाचल में इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये आप क्लास 10 का बाद 2 साल करेगा, आपका पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए तो आप वहाँ से बाहर निकलेगा। तो हम सिविल इंजीनियरिंग
सब्जेक्ट में किया तो हमको क्या मिलेगा, क्लास 10 का बाद 2 साल जो हमारा कोर्स है सर्वेयर का नौकरी मिलेगा, ड्राफ्ट्समैन का नौकरी मिलेगा। हम बाहर जाके नौकरी करके पैसा कमा के फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में घुसेगा। तो 2 साल का फिर डिप्लोमा मॉड्यूल होता है, तो हम डिप्लोमा मॉड्यूल करेगा। फिर अगर लगता है कि मेरा फैमिली ठीक ठाक नहीं है, हमको खर्चा नहीं है, तो हम फिर डिग्री मॉड्यूल फिर 2 साल करेंगे। तो इसी में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि एक जेई जो है कैसे ये आईएएस बन गया। तो यही है कि हमारा यहाँ जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में ये एक है। बाद में लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंजाब में खुला, तो इसके बाद रुक गया ये जो सिस्टम जो है, मैंने आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इसमें हमको क्या फ़ायदा हुआ, मैं जब डिग्री का फाइनल ईयर में था तब हम डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मेरा पास था, तब जेई का नौकरी निकाला। तो शायद हम लोग ही होगा जो फर्स्ट टाइम जेई को रिटन वाइवा दे के पास किया अरुणाचल में। और इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने के लिए भी फर्स्ट हम लोग ही होगा जो रिटन एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू दे के कॉलेज गया। अदरवाइज़ हमसे पहले और हमारा समय में भी जो भी साइंस स्टूडेंट थे वो डॉक्टर बनेगा तो बिना इंटरव्यू, इंजीनियरिंग बनेगा तो बिना इंटरव्यू। लेकिन हम लोग इंटरव्यू दे के नेरिस में हम लोग पढ़ाई किया। फिर जेई में भी जब मेरा फाइनल ईयर 92 में मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है, तो उसी समय में नौकरी निकलता है। मैं इंटरव्यू दिया और हम पास हो गया। फिर डिग्री जैसे कंप्लीट हो गया मैं जेई में नौकरी ज्वाइन किया 92 में। फिर 93 में एई का एग्ज़ाम जो है वो एपीसीएस में निकला, फिर 93 में दिया, फिर 94 में हम पास हो के फिर एई में निकल गया। तो इसलिए ये लोग बहुत लोग हमारे ऊपर में भी गुस्सा होके बोलता है कि तालो पुतम कैसे जेई से आईएएस हो गया। तो ये नहीं होता है। फिर एई का बाद आपको ये क्लास 1 ऑफिसर ही हो गया, तो एई जो है। तो उसका बाद हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में चला गया। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बाद हम फिर 6-7 साल कुछ काम करने का बाद हम फिर 2011 में डायरेक्टर रैंक का हमको एडीएम और चीफ स्टेट ऑफिसर मिल गया। तो उस हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो आईएएस का 3 तरीका होता है। एक जो है बच्चा लोग जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आरआर बोलते हैं उसको, डायरेक्ट। हाँ, उसके बाद एक होता है प्रमोशन जाता है जो स्टेट सिविल सर्विस में जो होता है। जैसे हमारे यहाँ जो सीओ, ईएसी और एडीसी लोग होता है, एपीसीएस ऑफिसर, उन लोगों का सीनियरिटी में ऐसे चला जाता है, कोई इंटरव्यू देने का ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा है नॉन एसीएस बोलता है। तो जो नॉन स्टेट सिविल सर्विस का जो लोग होता है, जैसे हम लोग जो इंजीनियरिंग में है, वेटरनरी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो एपीसीएस में नहीं है, उन लोगों के लिए 2 पोस्ट खाली रहता है। तो वो 2 पोस्ट के लिए हम लोग को कंपटीशन करना होता है। सबसे पहले हम लोग वो अप्लाई करता है। तो अप्लाई करने का बाद वो स्टेट लेवल में स्क्रीनिंग कमेटी होता है, वो लोग सेलेक्ट करता है। जैसे हमारा समय का बात बोलने से एक पोस्ट था, हम लोग 5 आदमी को सेलेक्ट किया। डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स, ये जॉइंट डायरेक्टर सेक्रेटरीट का एक तो था, चीफ इंजीनियर हाइड्रो पावर था, गेजेटियर्स का जो डायरेक्टर था, और हम था 5 आदमी। हम लोगों को सेलेक्ट किया यहाँ से। फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाता है। फिर वहाँ से हम लोग को बुला के वहाँ पे इंटरव्यू होता है। अभी जैसे आपको इंटरव्यू ले रहा है, वो लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे डायरेक्ट लोग को लेता है, सेम हम लोग को लेता है। फिर वहाँ से 50% हमारा जो एशियर होता है, परफॉर्मेंस होता है 8 साल का, उसको मार्किंग होता है। वहाँ से जिसको हाईएस्ट मार्क मिलता है, और जो इंटरव्यू में यूपीएससी में जो जाता है, तो वो जो हाईएस्ट मार्क मिलता है उसको सेलेक्ट करता है। तो हमारा सिलेक्शन इसको बोलता है 3, एक है डायरेक्ट रिक्रूट, आरआर बोलता है। उसका बाद नेक्स्ट है
प्रमोशन और एक है बाई सिलेक्शन। बाई सिलेक्शन, हाँ, 3 कैटेगरी होता है। तो हमारा जो केस है बाई सिलेक्शन बाई है। सिलेक्शन है। तो अच्छा ऑडियंस आप लोग भी सुनिए, क्योंकि बहुत मैं भी कंफ्यूज थी कि सर एक जेई से कैसे डीसी। तो इसका 3 तरीका होता है। फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फिर प्रमोशन होता है, फिर सिलेक्शन बाई सिलेक्शन है। बाई सिलेक्शन। और ये जो है कि सर कैसे ऐसे करके नहीं घुसता है, ये सर ने उनसे भी कोई भी बन सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन में। इस बार भी 5 सिलेक्ट किया था ना सर, 5 में से एक को लिया। उसमें भी सर को भी इंटरव्यू दिया, यूपीएससी ना सर, यूपीएससी में सर भी गया, उसमें वो क्वालिफाई हुआ, इसीलिए वो डीसी है। नहीं, क्योंकि बहुत सारा लोग का दिमाग में ये है कि जय से कैसे डीसी बने, ये तो सर तो पक्का हाँ चीटिंग किया हुआ, चीटिंग किया हो। नहीं सर ऐसे बोलते वही नकली आईएएस है, ये चीटिंग किया होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग भी एक बार ये प्रोसेस को जब जान जाएंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि सर एकदम ऑथेंटिक डीसी है हमारे। नहीं, उसमें आईएएस का जो रिक्रूटमेंट रूल है ना, वहाँ में आप जाने से और गूगल्स में जाने से वहाँ मिल जाएगा बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बाय सिलेक्शन, बाय प्रमोशन। बट सर बहुत को पता नहीं कि इसे जाके देखना है, सर्च करना है। आजकल तो देखो हम लोग हमेशा ये जो अभी हम लोग जो टॉक शो कर रहा है ये समाज के लिए है, यूथ के लिए है, ओल्ड सभी भी। आज इंसान को हमेशा अपना आपको अपडेट रहना चाहिए। तो इसलिए ये जो टॉक शो को इसलिए लोग देखना चाहिए कि जो आप लोग का यहाँ में आता है, पॉलिटिकल लीडर आता है, सोशल लीडर आता है, फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट लोग आएगा, लीगल एक्सपर्ट लोग आएगा, सुनना चाहिए और देखना चाहिए। और अगर कोई चीज़ को आप सुनने का बाद फिर अपने से भी चेक करना चाहिए, ताकि अपडेट रहना चाहिए। चाहे वो बुढ़ा हो या जवान हो या बिजनेस कर रहा हो या पॉलिटिशियन कर रहा हो या कोई घर में खाना पका रहा हो, सभी को सोसाइटी का अपडेट रहना चाहिए। तो अपडेट नहीं रहने का कारण से दुख तकलीफ बहुत होता है। तो मैं रिसेंटली यहाँ एक कार रैली हुआ था, काफ़ी बहुत ट्रोल भी हुआ। जी सर, मैं भी सुना। तो इसमें भी लोगों का अपडेट नहीं होने का कारण से ये प्रॉब्लम हो गया। और उसमें क्या होता है कि 1 महीना पहले में भी ये इसको जो अप्रूवल देता है, तो उसमें में भी ये लोग आपका जैसे या मीडिया में आके बोलता है कि 14 तारीख को ये कार रैली होगा। हाँ, नहीं बाहर नहीं बोला है लेकिन उन्होंने बताया कि होलोंगी और ईटानगर में होगा। तो इतना प्रेस ब्रीफिंग देता है, उसको सुनना चाहिए, नहीं सुना तो जिसका कारण से मुझे काफ़ी गाली दिया, गवर्नमेंट को गाली दिया, लेकिन गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और मुझे भी क्या होता है कि ट्रैफिक को पुलिस लोग देखता है। तो मैं पहले एप्लीकेशन आने से मैं एसपी को लिखता हूँ कि एसपी को भेज देता है, नहीं तो उनको बोलता है कि आप एसपी से जाके पहले इसका एनओसी ले लीजिए, क्योंकि ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जब मुझे एसपी से एनओसी मिलता है तब हम उसको परमिशन देता है। तो परमिशन देने का मतलब है कि ये ट्रैफिक ठीक होगा, लेकिन ट्रैफिक संभाल लेगा, यस। तो इसमें क्या हो गया कि शुरू में मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला है कि मेरा जो घर वाला लोग बताया कि जो ईटानगर लोगों से आता है उनको राजभवन का उठने के लिए एक पी सेक्टर में है, एक आपको राजभवन का नीचे में एक जहाँ में टेम्पो लोग रहता है वहाँ में और एक तो है, फिर ये तोदो होटल पार करके और एक तो है। ये 3 जगह से ऊपर जाके ये जो बैंक तिनाली अंडरपास को नहीं चुके वो यहाँ से होके वहाँ शिव मंदिर निकल जाने के बाद वहाँ से फिर आप ये सी सेक्टर नीचे भी नाम सकता है जहाँ में ऑल इंडिया रेडियो लोग रहता है। फिर वो आगे जाके डी सेक्टर में नाम सकता है। डी सेक्टर नामने के लिए डायरेक्ट डी सेक्टर एक तो है, एक जो RWD कॉलोनी है वहाँ से नाम सकता है। फिर और आगे जाके अभी ESS सेक्टर है जहाँ में असेंबली है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, सिविल सेक्रेटरीट है, वहाँ में भी आगे जाके नीचे 2 रास्ता होके नामता है। तो नहीं होने से यहाँ से वहाँ से सीधा जाके और हमारा SP ऑफिस जोलंग रास्ता तक निकल सकता है। तो सड़क जो है इस प्रकार से होता है। फिर आप अगर नाहरलगुन जाना है तो उसको IG पार्क से भी नाम सकता है, आपको ये आपका आगे में अबोतानी कॉलोनी में भी 2 जगह से आप नाम सकता है, नहीं तो RK मिशन का सामने से वो डिवीजन 4 रास्ता होके नाम सकता है। सड़क का कोई इशू नहीं था, प्रॉब्लम जो है मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हुआ। तो मुझे बाद में पता चला, मेरा
मिसेस भी वो घर आ रहा था, तो ये जो पी सेक्टर का सड़क को पकड़ा, तो वहाँ में पुलिस लोग उसको जाने नहीं दिया। फिर वो अरुण सुबनसिरी का तरफ जाने किया, उसमें भी जाने नहीं है। बाद में उसको जाने दिया, तो वहाँ से होके और मुफ्तू होके नीति विहार होके और इस तरह अबोतनी होके आराम से, वहाँ में भी कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं था। तो इसमें होता है कि लोगों का जानकारी होना। अभी आप ईटानगर में रहता है, अभी हम जैसे आपको बताया, हमारा ये डिस्कशन ये नहीं कि किसी को ब्लेम करने का नहीं है। मैं यही बात बता रहा हूँ कि लोग जो ईटानगर में रहता है, तो ये जो जितना भी बाईपास रोड है और यहाँ में जितना भी और सड़क अलग अलग जगह में जाता है, वो जानकारी होना चाहिए। और होपफुली आज हम बताने का बाद नेक्स्ट टाइम में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होने से तो ज़रूर ये लोग अपना सड़क पकड़ेगा। वही अभी अवेयरनेस आपसे मिल गया, बहुत अच्छा हुआ सर। ये भी मैं बहुत देखा सोशल मीडिया में, बहुत ट्रोल हो रहा था। नहीं तो हम इतना दूर आप ईटानगर से या गुमटो में क्यों आएगा, क्योंकि मैं कभी भी आप देखा होगा, कोई भी मीडिया लोग हमसे बात करने के लिए करता है तो हमको एक बात पूछता है ना, मैं 10 बात बोल देता हूँ। मीडिया लोग भी बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उन लोग अपना एक स्टोरी को वो लोग फॉलो करता है। तो हम क्या करता है कि एक स्टोरी में सारा जो पब्लिक का जरूरी होता है, सारा चीज़ को हम उधर डाल देता है। तो ऐसे करके मेरा कोशिश यही रहता है कि लोग जो है इन्फॉर्म रहना चाहिए। आप इन्फॉर्म रहने से आप समाज में अच्छे से जी सकता है। और सर एक सवाल है कि हम लोग औरत को सेफ्टी को लेके सर, हमारे अभी तक निसी तागिन एरिया में अभी तक ये डाउरी सिस्टम होता है, दहेज प्रथा। दहेज नहीं होगा ये, आपको ये आप इसको क्या बोलते हैं सर? आपका नज़र में ये क्या है, सही है कि ये तो बहुत ही गलत बात होगा अगर हमको ये दहेज का बात करने से। हमारा यहाँ अभी दहेज खत्म हो गया है। सिर्फ ये जो कुछ लोग हैं जो अपना को बहुत धनी मानते हैं और अपना को बहुत समाज में मान सम्मान का उसको ज़रूरी है बोल के मानते हैं, ये लोग थोड़ा दिखावा करता है कि ऐसे मिथुन देना और ये ऑर्नामेंट देना, ये बहुत से दिखावा होता है। लेकिन मेरा ख्याल से ये सभी को नहीं है, एक दो जन है जो आज समाज में दिखने को मिलता है। मेरा हिसाब से तो बिल्कुल हमको पसंद नहीं है। हम सिर्फ चाहता है कि मेरा पर्सनल व्यू यही है कि मेरा भी यही होना चाहिए कि लड़का और लड़की जो है, ठीक है आप क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन का जो वे में आप शादी करो, और क्रिश्चियन वे में जब शादी करता है, चर्च में शादी करता है और कुछ ऐसे पार्टी उर्टी कर लेता है तो अपना कैपेसिटी का मुताबिक से। और अगर वो हमारा सोशल जैसे हम लोग का ये ट्राइबल का सिस्टम है, कल्चर में को फॉलो करना चाहता है तो वो भी एक ये होता है। हम तो तागिन का इतना मालूम नहीं, निसी में ये होता है कि एक मिथुन और एक बच्चा वो होता है, और लड़की का ये जो दाम बोलता है उन लोग ना, और बोल तो ये जो है एक रीजनेबल होगा, ठीक है। आप कस्टमरी अपना ट्रेडिशनल कल्चर को मेंटेन करना चाहता है तो वो ठीक है। लेकिन 50 मिथुन देना, 100 मिथुन देना और बहुत लंबा चौड़ा ये निदा करना, रिचुअल करना, ये तो आज का दिन में ये एक सिर्फ शो ऑफ है, ये मेरा हिसाब से। हम इसको हमारा पर्सनल व्यू ये है कि ये बिल्कुल प्रैक्टिस को डिस्करेज करना चाहिए। वही सर, क्योंकि मैं बहुत देखा, मेरा साथ बहुत सारा ऐसा दोस्त है जो ऐसा निदा करके आता है, देन हस्बैंड अच्छा नहीं होते ना, उसके बाद मारपीट करता है। जब उनको वापस जाना होता है लेकिन उसका फैमिली लोग उसका दाम वापस नहीं तेर पाता, इसीलिए वो अपना पूरा ज़िंदगी वहाँ गुजारना पड़ता है। फिर भाग के आके कितना हर्ष होता है लड़की को। इसीलिए मैं चाहता है कि मैं भी मतलब कि ये चीज़ को आप हटा देना चाहिए ना। अगर मेरा बीवी मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मेरे से ज़्यादा कौन जानेगा कि क्या पेन होता है ना सर एक औरत का, कि आप तो खुशी मीट खा लिया लेकिन बाद में हर्ष किसको होता है, एक लड़की को होता है। तो नहीं, आप जो सवाल पार्ट्स पूछ रहा था कि जो फीमेल फोक लोग को ना, जो आप
पर्स क्या सवाल पूछ रहा था फीमेल लोग का? फीमेल वो सेफ्टी को लेके सेफ्टी सर। को लेके, जो सेफ्टी को लेके हम लोग तो आज वो दिन भी चला गया। फीमेल बिल्कुल ही 100% सेफ्टी है। और सेफ्टी का बात करने से ये लॉ एंड ऑर्डर का बात होता है। और सरकार का जो कानून जो है बहुत तगड़ा है। कानून को इम्प्लीमेंट करने में कोई ये चूत हो जाता होगा। और इवन ये जो निदा सिस्टम को भी अगर हमारा पास आता है कि ये गलत है, हम तो मेरा पिताजी जो है कोई भी डीसी को मैं बोलूँगा, कोई भी पुलिस स्टेशन को यही चीज़ सेम होगा। अगर कोई आता है कि ज़बरदस्ती मिथुन ले रहा है हमारा ऊपर में, ज़बरदस्ती निदा कर रहा है, अगर ऐसे कोई शिकायत आता है तो सरकार इसको तो संगीन लेना चाहिए और ऐसे माँ पिताजी को समन करना चाहिए। समन करके उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि ये गलत है, ज़बरदस्ती सिस्टम आप नहीं कर सकता है। तो इससे मेरा ख्याल से काम बनेगा सर। क्योंकि मैं भी विक्टिम थी ना, मतलब चाइल्ड मैरिज के, तो मुझसे ज़्यादा तो कौन पता होगा कि इससे क्या होता है सर। पेरेंट्स हमारे वहाँ क्या होते हैं कि कोटकी होते हैं, तो वहाँ केस सोल्व करने से क्या होता है कि ज़्यादातर लड़की को वापस दे देता है, बिकॉज वो लोग अपना वे में करते हैं ना। तो एज पर लो तो आप दौड़ी लेना दौड़ी देना आपका जुर्म है, आपको 2 साल तक सजा हो सकता है, आपका 1 लाख तक फाइन हो सकता है। बट ऐसा नहीं होते सर। एंडिंग केस में ना सर, रो के अदालत में क्या हुआ मेरा केस में, मेरे पिताजी को 25,000 देना पड़ा सर। एक्चुअली तो फ्री सिम मुझे निकालना चाहिए। यहाँ तो आर्टिकल 21 का कत्ल हो रहा है ना, बिकॉज की राइट टू लाइफ राइट टू लिव। तो मुझे कैसे कोई बिक्री करेगा, कोई कैसे वापस दाम लेगा। तो ये बात का कारण मैंने एलएलबी की थी। नहीं आप अभी तो हमको पता नहीं है, हम तो अपर सुबनसिरी नहीं गया है। लेकिन मेरा पिताजी जो है वो फर्स्ट जनरेशन का जो कोटकी था, हम उनका साथ बैठा है। और छोटा से हमको, क्योंकि उस समय में ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, एलसी हुआ करता था, वो हमको बुक के ले जाता था। जहाँ बस्ती पहुँचता है वहाँ ही केस चलता था, चाइल्ड मैरिज और वगैरह वगैरह। जो फोर्स मैरिज को लेके भी बहुत 90% केस वही होता था। तो हम लोग तो पूरा बैठता है, पिताजी मेरा उनका साथ में बैठता था, हम लोग देखता था। तो इतना सुंदर केस होता था, पूरे लोग 2-3 दिन पूरा और लाठी लगा लगा के बात करता था। तो मेरा घर में 10-15 औरत रहता, क्योंकि उस समय पुलिस स्टेशन नहीं था। तो कोटकी ही घर ही पुलिस स्टेशन था। मैं भी रही सर 8 महीना। तो उसका हैंडकप वगैरह भी मेरा पिताजी का था, वो लोग ही खुद अरेस्ट करता था। तो आप 8 महीना था। तो पिताजी हमारा यहाँ में भी 10-15 लड़की बच्चा से लेके थोड़ा एज थोड़ा से 18, 19, 20, 23 ऐसे करके लोग बहुत हमेशा परमानेंट मिल ही जाता था। तो जिसको फोर्स मैरिज करता है और ये करता है। तो अभी भी बहुत लोग हैं यहाँ ईटानगर में, और अपना घर का आदमी जैसे हो गया वो लोग भी ना, तो मिलने आता है। तो आपका वहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ में सेटल किया, अच्छा से सेटल किया, आज़ाद कर दिया। कोई किसी को ज़बरदस्ती वो बुरा का साथ रख देता था, और जहाँ पसंद नहीं था वहाँ रख देता था। तो वो ऐसा हमारा पिताजी तालीम में रहा, पालन में रहा, सब अच्छा से सॉल्व किया। तो वो आपका पिताजी यानी कि बहुत अच्छा इंसान था। अभी भी लोग बहुत मानते हैं। अब तालीम में जाने से उस जनरेशन, हम लोग का जनरेशन का लोग पालन में जाने से भी नाम लेता है। अच्छा सर, तो ये हो गया सेफ्टी के बारे में सर। और मैं बहुत कंसर्न हूँ क्योंकि मेरा बेटा है 14 इयर्स का, अभी बेटी भी है 12 इयर्स, फिर अभी चौथा है। तो अभी ड्रग्स का इशू बहुत हो रहा है ना। तो यहाँ का जितना भी पेरेंट्स है वो चाहता है कि जितना भी जो पेडलर्स है उनको एटलीस्ट आप 2-3 साल तक तो जेल में रखिए। आप 1-2 महीना में, हमारे यहाँ के लॉ अलग है ना, क्या है कि उसको क्यों बेल दे देता है, उसका बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ड्रग पेडलर्स को लेके, ड्रग एक है, इसको लेके सरकार जो है बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। और सरकार इसको लेके काफ़ी पॉलिसी बनाया है और काफ़ी प्रोग्राम बनाया है, काफ़ी खर्चा कर रहा है। अभी ये जो है आपका सरकार का एक सिर दर्द जैसे हो गया। जी सर, वो
तो अभी यहाँ आपको खास करके जो HIV पॉजिटिव है केसेस बहुत निकल गया, 1000 के लोग सब निकल जाता है, तो इसको लेके चिंतित रहता है। तो अभी पता नहीं है कि आप कौन HIV पॉजिटिव है, सभी लोग आम आदमी जैसे घूम रहा है। तो ये इसको लेके अभी ये हमने भी अपना वो पुलिस ऑफिसर लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है। हमारा जो एक रहता है डिमांड रिडक्शन बोलता है, और जो डिमांड रिडक्शन मतलब है कि आपका जो लोग खाने वाला है वो उसको कम करना है। तो अभी वो भी नहीं हो पाता है, तो हो नहीं पाता है, मतलब लोग बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया। मैंने यहाँ जितना भी रिलीजियस लीडर है सबको मीटिंग किया, उन लोगों को बोला है कि जैसे कोई कैथलिक चर्च है, चर्च लीडर लोग को बोला, रिवाइवल चर्च, बैप्टिस्ट चर्च का लीडर लोग को बोला, आप लोग अपना ढंग से इसको कोशिश करो। उन लोगों ने भी बहुत काफ़ी अवेयरनेस कोशिश किया। लेकिन हमारा अभी हम पर्सनली क्या देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन ये है कि हम सप्लाई रिडक्शन को देखना है। जो देने वाला मिलते रहेगा, खाते रहेगा। तो अभी हम खाने वाला को हम बंद नहीं कर पा रहे, तो देने वाला को बंद करना है। तो अभी क्या होता है, देने वाला और खाने वाला को हमेशा अरेस्ट होता है। वही दोनों को वोट को अरेस्ट होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वही है ना सर सॉल्यूशन की, आप तो अवेयरनेस दे रहे हैं, आप स्कीम दे रहे हैं, बट वो चीज को सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मेरे को ऐसे अभी इसलिए बिकॉज़ 1 महीना भी नहीं होते वो पेडलर्स आउट हो जाते हैं। नहीं, इसलिए मैंने पुलिस ऑफिसर लोग को बोला कि केस बनाओ। तो मुझे बहुत ट्रोल किया लास्ट अपू अपा को, अनलॉफुल एक्ट को हमने जब लागू किया, काफ़ी हमको ट्रोल किया। मैंने पुलिस ऑफिसर को बोला है कि आप ये हमारा जो रेगुलर बहुत एडवोकेट लोग मिसगाइड करता है कि ये रेगुलर केस में अरेस्ट करना चाहिए। अभी ये देख रहे हो, यही एक सबूत है। रेगुलर केस मतलब ये जो ये ड्रग ये जो ये सब्सटेंस, ये क्या बोलते हैं इसको, ये सब्सटेंस बोलता है, क्या सब्सटेंस इसको बोलता है, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स का जो ये इसको जो एक्ट है, और यहाँ हमारा जो नॉर्मल रेगुलर जो IPC धारा लोग है, अभी वहाँ में अरेस्ट होता है ना, वो तो निकल जाता है। तो इसलिए हम अपना पुलिस ऑफिसर लोग को बोला कि आप हमको केस दे दो। खास करके जो सप्लायर है उसको अगर हम 6 महीना जेल में रख देगा ना, तो वो सप्लाई नहीं करेगा। हाँ, तो ये अनलॉफुल एक्ट ही उनका ऊपर लागू होना है। आप देखिए, अगर हमारा पुलिस हमको कोऑपरेट करता है, मेरा बात सुनता है, तो हम 6 महीना रख देगा उसको, तो सप्लाई देने वाला नहीं है ना। तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग को हम लोग ठीक कर सकता है। अभी सरकार जो है यहाँ बहुत सुंदर एक तो ये बना रहा है हमारा 50 बेडेड का जो लेकी में, तो अभी रिहेब सेंटर जो है, तो हम लोग उसको ढूंढ के वहाँ पे ले जाएंगे और उसको इलाज करके अच्छा इंसान बना देंगे, क्योंकि सप्लाई नहीं मिलेगा। तो अभी हम सरकार का पास जो चीज़ है वो हमारा, जैसे ईटानगर में जो ईटाफोर्ट डिस्पेंसरी है, फिर ये इसमें नाहरलगन में भी एक डिस्पेंसरी है, तो वो दोनों में हम लोग रखा हुआ है, लेकिन वो इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं है, खाने का फॉर्म में है। तो उसको एक्चुअली क्या होता है कि इसलिए जो हम अभी स्कूल का यहाँ में भी हम साइकेट्रिक से भी बात करके रखा है। यहाँ जो सिस्टम ऐसे नहीं, हमारा पेरेंट्स लोग भी गलती होता है, दारू पी रहा है या सिगरेट पी रहा है तो अभी से मत पियो, हाँ कसम खाओ, ऐसा बोलता है। ऐसा नहीं होता है। तो साइकेट्रिक लोग का कहना है कि इसको स्लोली छोड़ना है। 10 पीस सिगरेट पीता था तो नेक्स्ट दिन में 4 करो, 8 करो, फिर 7 करो, 6 करो, आस्ते आस्ते करके इसको छोड़ने देना है। और जो इंजेक्टेबल में है फिर इंजेक्ट ही देना है, थोड़ा उसको स्टेप करके। जो एक्सपर्ट लोग है, डॉक्टर लोग है, तो एक्सपर्ट का साथ में हम लोग को ये काम करेगा। और हम सप्लाई को अगर बंद कर सकेगा, उसको 6 महीना जेल में सबको उठा के डाल देगा, तब जाके इसी 6 महीना में हम लोग इसको इलाज कर देते हैं। वही सर, वो बहुत बेहतर है। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ। लेकिन आज 1 साल तो रखो, अभी देखो ना, अभी भी वो लोग केस नहीं देता है। केस देगा तो मैं पूरा 6 महीना ही रख दूंगा। अच्छा, सरकार को बोल के ना, मेरा पावर सिर्फ 12 दिन है, तो मैं सरकार को फिर
ये ऑर्डर लेके एक्सटेंशन लेके 6 महीना रख देगा। नहीं तो दूसरा लॉ में नहीं होगा। आप एडवोकेट है, अभी देखिए ये अनलॉफुल एक्ट जो है इसमें कोई खर्च नहीं करना है। अगर वो जो है सपोज में उसको 1 महीना रख दिया और पेरेंट्स भी और हमारा जो जेल अथॉरिटी बोलता है कि ये इंसान जो है और ड्रग्स नहीं खाएगा, तो हमको सिर्फ बात करना है, मैं फिर सरकार को बोलेगा कि इसको रिलीज़ कर देगा। तो अभी यहाँ जो हम लोग जो डिसीजन लेके जो सरकार जो अभी कर रहा है ये रिहेब सेंटर में, अभी हम लोग जो देखा है कि रिलैप्स हो जाता है। आप खा रहा था, रिहेब में बेटा अच्छा हो गया, बाहर निकल के फिर खाना शुरू हो जाता है। ये एक बड़ा इशू है। इसको लेके हम लोगों ने यही, सरकार ने यही डिसीजन लिया है कि जो अभी रिहेब सेंटर को एनजीओ जो चला रहा है उसको कुछ पैसा देगा। जैसे एक इंसान जो है वहाँ में आ गया, उसका अलग अलग 6 महीना कोर्स, 3 महीना कोर्स, 15 दिन कोर्स, जो भी कोर्स है, कोर्स ख़त्म हो जाता है, बाहर निकलता है, उसको वो फॉलो करेगा। वो कहाँ बेच रहा है, फिर से खा रहा है कि नहीं, फिर वो उस संगति जो है पीने वाला का साथ मिल रहा है कि नहीं, तो हम उन लोग को एक खर्च दे देगा मिनिमम एक, तो उस खर्चा से वो उनको ये फॉलो करते रहेगा। और दूसरा चीज़ जो और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी आदमी जो है स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटीज हो जाता है, टेंशन हो जाता है, आप क्वालिफाइड नहीं है या क्वालिफाइड हो गया, सर्विस नहीं मिल रहा है, कमाई नहीं हो रहा है, ये भी एक कारण है। तो जो कोई लोग ड्रग्स में खाता है फिर तो उसके लिए भी स्किल डेवलपमेंट विद इन वो जो रिहेब सेंटर में ही उसको कोई नीटिंग सिखा दो, लड़की है या कुछ जो चीज़ कंप्यूटर सिखा दो, टाइपिंग सिखा दो, ताकि वो बाहर निकल के कुछ काम कर सकेगा। जैसे ये कैमरा को यूज़ करने के लिए सिखा दो, जो बाहर निकालेगा कुछ काम कर सकेगा। तो ये बहुत चीज़ है जो मल्टीपल डायमेंशन में काम करना होगा, तब जाके हम लोग इसको मिनिमाइज करेगा। मतलब ये तो 100% नहीं, 100% तो कभी नहीं होगा। तो बहुत अच्छा बात है कि सर एटलीस्ट आप रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल रहे हैं। नहीं, सरकार खोल रहे हैं। सरकार खोल रहे हैं, मतलब आपका सपोर्ट, आप भी तो सपोर्ट दे रही है ना। नहीं, मैं तो कोशिश, उसके बाद उसमें आप तो डॉक्टर्स रखेंगे। हाँ, मैं पूरा साइकोलॉजिस्ट रखेंगे पूरा वही, और उसका जो डॉक्टर, नर्स 24/7, खाना पीना सब। तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से सर गुवाहाटी जाता है, बहुत खर्चा होता है। कितना खर्चा है, कोई फॉर नाइट का ही कितना 10,000 बहुत ज़्यादा, 7,000 भी लेते हैं। तो सोचिए अब 1 महीना रखता है, कितना अभी सरकारी खर्चा से बनेगा ये। अभी जो बहुत अच्छा हुआ था, अभी एक्चुअली ये महीना ही हम लोग स्टार्ट करना था, तो इनॉग्रेशन के लिए हम लोग बात किया था। और एक है पानी जो है, रोड जो हाईवे बन रहा है ना, वो पानी टूट गया था, तो पानी अभी लगाने के लिए हमने PHE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ये जो नोडल ऑफिसर हैं उनको हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसको हम लोग बात कर दिया है। हम लोग SP है, DMO है और स्टेट नोडल ऑफिसर है, हम लोग सब मिलके इसमें काफ़ी कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी से जल्दी उसको करना है। और आपका इस चैनल का माध्यम से मैं यही टॉक का माध्यम से जो लोग इस ड्रग्स एडिक्ट लोग का साथ परेशान हैं, वो लोग हमारा स्टेट नोडल ऑफिसर है रिकिन रेन्या, और उनका साथ कांटेक्ट करना है। और बहुत बड़ा चीज़ ये है कि सबसे पहले अगर हम ड्रग्स का बात करें तो ये एड्स जो है ना, और हेपेटाइटिस C वगैरह, दोनों चीज़ को हमेशा हम यही बताता है कि आप लोग का परिवार में हो या आपका कोई जान पहचान लोग, अगर आपको लगता है कि ये ड्रग एडिक्ट है और सिरिंज शेयर किया गया है, तो वो ऐसे अगर मालूम है तो आप एड्स कंट्रोल सोसाइटी का साथ कांटेक्ट करना है। प्री टेस्ट और प्री इलाज होता है। इवन फ्रॉम कोलोरिंग से कोई आता है तो वहाँ से 2 आदमी को आने जाने का पैसा फ्री है। और यहाँ में होटल होता है, उसको हम लोग भी मालूम नहीं होता है, सिर्फ एक जन मालूम होता है। वो होटल में को वो लोग वहाँ में ठहराने देता है, खाना पीना फ्री होता है। तो उसका बाद वो उसको टेस्ट करेगा, और अगर टेस्ट करके तो अभी आपका जो अभी रिसेंटली ज़्यादा दिन नहीं हुआ, महीना नहीं हुआ, अभी जो हेपेटाइटिस C का भी टेस्ट में बहुत पैसा जाता है, तो यहाँ में फ्री है। और इस एड्स के लिए आएगा तो हेपेटाइटिस का बीमार भी कॉमन एक साथ हो जाता है बोल के, इसका भी टेस्ट होता है, तो इलाज होगा। तो इसलिए जो भी देख रहा है
उन लोग को मेरा रिक्वेस्ट है कि एज कंट्रोल सोसाइटी को मिल के अगर आपके लोकेलिटी में एरिया में कोई बच्चा ऐसा करता है, इंसान ऐसा करता है, तो आप एज कंट्रोल सोसाइटी में जाइए और टेस्ट कर लीजिए ना इलाज। बिकॉज आप अगर अभी नहीं रोकेंगे तो किसी को भी लग सकता है ना सर, ऐसा नहीं है क्या? क्योंकि एज कौन है, ये आदमी एज है, वो लड़का एज है, किसी को तो पता नहीं। HIV एड्स है, हेपेटाइटिस है, गलती से मैरिज हो गया तो लाइफ तो आप कुछ सोचिए ना, एक का नहीं, बच्चा का भी होगा, वाइफ का भी होगा, तो बहुत रिस्क है। मेरा तो इसलिए तकलीफ होता है क्योंकि बीच में हमने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया, जेल में रखा, फिर जब बाहर निकाला फिर छोड़ा, फिर बाद में हमने बोल के रखा था कि ईटानगर में जो लोग हैं उनको प्राइवेट में अगर एडमिट करता है तो बहुत पैसा जाता है। तो हमारा जो नामसाई है, आलो है, पासीघाट है, बहुत से जगह में गवर्नमेंट का सेटअप है जो लोग रन कर रहा है। तो हमने बोला था कि वहाँ खाली होने से हमको बताओ तो इन लोगों को भेजेगा बोल के। तो बीच में 2 सीट खाली था, तो हम लोगों ने दो जन को हम लोग ढूंढ के, तो मेरा साथ है इधर मेरा भाई जो है, हम लोग उसको ढूंढ के फिर पहुंचा दिया। तो टेस्ट किया तो एक का पॉजिटिव निकला। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है बोल के भी, लेकिन उपाय नहीं है। तो इसलिए जो लोग अभी ये वीडियो को देख रहा है, टॉक को देख रहा है, अगर आपने ड्रग्स लिया और सिरिंज कॉमन लिया और जैसे भी हो, वो एज कंट्रोल सोसाइटी में जाके टेस्ट कराओ, इलाज करा लो, फ्री इलाज है। तो डियर ऑडियंस, आप प्लीज़ आपके लोकेलिटी में जो भी है सर की बात सुनिए, जाइए, उसके बाद जैसे भी टेस्ट कराने। और ये इलाज के लिए भी अगर ड्रग एडिक्शन का जो इलाज आप प्राइवेट में नहीं कर पा रहा है तो वो भी एज कंट्रोल सोसाइटी का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वही नोडल ऑफिसर है। तो उनका पास जाना होगा, जाके आप वहाँ बात करना होगा। तो वो जो बच्चा है और माँ पिताजी है, उसका एक काउंसलिंग होता है, तो काउंसलिंग करके जाता है। सीट खाली वहाँ में भी होता है, तो नहीं होने से डिब्रूगढ़ में एक कम पैसा में भी वो लोग रख देगा, तो उसके लिए भी ये वहाँ पे भी रिकमेंड कर देंगे। तो इसलिए जो भी इससे पीड़ित है वो आके मिल के बातचीत करो। फिर वो WHO जो बोलता है कि ड्रग एडिक्शन इज़ नॉट ए सिन और इट इज़ नॉट समथिंग लाइक ए ये जो है क्राइम, इट इज़ ए डिजीज़। तो इसलिए इसको इलाज कराना है बोला है, तो इसलिए है वो इलाज के लिए लेके आना चाहिए। और सरकार का पास सारा सुविधा है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटी में खाली है तो वहाँ रख देगा, और नहीं होने से कोई प्राइवेट में भेजना भी तो रिकमेंड करेगा, कम खर्चा में होगा। कोशिश बिल्कुल करिए ना। तो इसको अवॉइड, बच्चा को ऐसे मत छोड़ दो, अपना रिलेटिव्स को ऐसे मत छोड़ दो, कोशिश करो लेके आओ। एक बार काउंसलिंग होगा, उधर में भी नहीं हो सकता है, सेकंड टाइम काउंसलिंग करो, थर्ड टाइम काउंसलिंग करो, कोशिश करते रहो, क्योंकि ये तो फिर ऐसे छोड़ देने से नहीं होगा। अच्छा, तो सर मेरा अगला ये है, पेज में है मेरा ये इसमें क्या है इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजा, मैंने बताया कि तालोपोतम सर राज्य आ रहे हैं। तो सबसे पहले गंगा बहन ने मैसेज भेजा कि वो उनके बहुत बड़ी पेन है सर, गंगा बहन ने, कि उनको आपको हाई कहने के लिए बोला है। आप कहे हेलो गंगा उसके बाद इसके बाद कुछ सवाल भी है, आपको उसका जवाब देना है। और एक फ्रेंड ने पूछा, मेपू है टेली, वो लड़की है, इसी है, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आप और लेजेंडरी आंटी का ब्रेकअप हो गया क्या ये एक फन क्वेश्चन है सर आप दोनों रिलेशनशिप से ब्रेकअप हो गया क्या, वो पूछो बोले मुझे ना। तो आप उनको बोल दीजिए कि मेपू आप क्या सोचते हैं, वो बोल दीजिए सर। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल जो है उनका सिर्फ सवाल नहीं है, सारा अरुणाचल का सवाल है। खास करके ऐसे लड़की लोग जो शादी नहीं हुआ है, और ऐसे औरत लोग जिसका शादी टूट गया, डाइवोर्स हो गया है।
मैं तो यही बोलूँगा कि हम दोनों थोड़ा डाइवर्स हो गया, हम सिंगल है, आप लोग हमको ट्राई कर सकते रेडी टू मिंगल है ना सर। ओके, तो दोनों का हो गया। और थर्ड सवाल है कि ये यापा का सवाल है, और ये थोड़ा आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों आप स्मॉल वेंडर को ही परेशान करता है, और क्यों आप रिच जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट क्वार्टर लोग ऑक्यूपाई करता है, बहुत सारा ऐसा करप्शन करते हैं, उनको क्यों आप परेशान नहीं करते हैं? वो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ही गलत सवाल है। हाँ, गलत सवाल है। इसलिए गलत सवाल है कि उन्होंने मुझे आके बातचीत करता तो वो क्लियर होगा, क्योंकि ये सब एक कानून का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ही सभी लोगों का सवाल है, हमारा ऊपर सवाल नहीं है। सवाल जो है वो कानून का जो सिस्टम है उसका ऊपर है। नंबर 1 आपका ये जो होता है कि जो वेंडर्स लोग बैठा हुआ है वो सड़क पे बैठा हुआ है, जो कि गलत है। सड़क मतलब कि ड्रेन पे बैठा हुआ है, वो एक नेशनल हाईवे एक्ट का अंदर में है, और नेशनल हाईवे एक्ट जो है वो मेरा अंदर में है। मैं नेशनल हाईवे एक्ट का अंदर में अपॉइंटेड हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जो मेरा 100% मेरा है। हाँ, दूसरा है कि जब गवर्नमेंट क्वार्टर का बात करेगा तो गवर्नमेंट क्वार्टर जो है डिस्ट्रिक्ट में डीसी का अंदर में है, लेकिन ईटानगर में वो डायरेक्टर हाउसिंग है, सेक्रेटरी हाउसिंग है, मंत्री हाउसिंग है, इनका अंदर में है। अच्छा। तो ये जो है बिल्डिंग का जो ये कानून जो आता है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक प्रेमाइसेस एक्ट 2003, इस एक्ट का अंदर में हमारा जो CO, EAC, ADC लोग स्टेट ऑफिसर है, ये जो है सिविल कोर्ट का पावर को यूज़ करता है। इसके लिए फिर नॉर्मल जो सिस्टम में जो होता है कि कोई शिकायत करता होना चाहिए, कोई शिकायत करता होना चाहिए। हाँ, जो शिकायत करता होना चाहिए। आपको अगर मालूम है तो आप सर से शिकायत कर सकते हैं, तो आप जरूर एक्शन लेंगे। नहीं, सर मैं जो अभी डिप्टी कमिश्नर हूँ, हम जो है एपेलेट अथॉरिटी है। सिंस यू आर एडवोकेट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एपेलेट अथॉरिटी। द ओरिजिनल कोर्ट इज द स्टेट ऑफिसर हु आर द EAC, CO, ADCs। मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। अच्छा, इसी में ना। हाँ, इसमें ये जो है डायरेक्टर हाउसिंग जो है और जनरल पूल का है, और जितना भी अभी जैसे आपका UPRDC का जो अंदर में है ये गवर्नमेंट क्वार्टर जो है, हाँ, यहाँ भी जितना गवर्नमेंट क्वार्टर है, दोईमुख का हो या अम्बम का हो, जो भी हो, लेकिन ईटानगर के लिए वो डायरेक्टर हाउसिंग है जनरल पूल का। उसका बाद RWD अपना है, WRD अपना है, पावर अपना है, PHE अपना है, पुलिस अपना है, सब डिपार्टमेंट का, मैक्सिमम डिपार्टमेंट का वो जनरल पूल में नहीं आता है। आपका बस हाईवे है ना सर? ना, हाईवे मेरा डायरेक्ट है, इसलिए वो लोग वेंडर्स लोग नाला में बैठा हुआ है, तो उसको मैं उतारता हूँ। इसलिए उन लोगों को लगता है कि हम वेंडर्स का दुश्मन है। तो देखो, वेंडर्स लोग को ये लोग बाद में मेरा नौकरी नहीं बचाएगा ना। जिस दिन कोई दारू पी के उन लोग को किसी को दुर्घटना कर देगा ना, तब ये सवाल आएगा कि ये कहा गया था हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा गया था, ये हमको सवाल करेगा। तो हम लोग अभी ऐसे कुछ काम तो नहीं कर रहा है वेंडर्स का। आज जो वेंडर्स लोग सिर्फ अभी जो नाहरलगन का है, और वेंडर्स लोग के लिए स्मार्ट सिटी का द्वारा अभी ये एक मॉडर्न ये वेंडिंग हाउस बना दे रहा है, जहाँ में पूरा टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहेगा। वहाँ पे आपको लिफ्ट सिस्टम रहेगा। आपको ये एक जो है नाहरलगन में जो मेन जो उस दिन आग लग गया था उसमें बनेगा। दूसरा जो है ईटानगर में पहले, और जो हमारा गंगा मार्केट में एक हमारा है उसमें बनेगा, फिर C सेक्टर में एक बनेगा। तो ये जो जगह है, आप उन लोगों को हमने बात करके उन लोगों को रजामंदी से हम लोग अभी बना रहा है। तो स्मार्ट सिटी का द्वारा उसमें आपको पूरा ये फायर सर्विस मिलेगा,
आग लगने से पूरा हम वहाँ काम कर सकता है। छोटा से एक लिफ्ट बनेगा जहाँ पे वो अपना जो वेंडर्स लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में वो सामान को अप डाउन कर सकता है। और सबको एक बॉक्स टाइप का सबको एक केबिन मिल जाएगा। उसका बाद वहाँ में बिजली का कनेक्शन पूरा होगा। उसका बाद टॉयलेट, जो आप एयरपोर्ट में जो टॉयलेट मिलता है वो टॉयलेट का फैसिलिटी मिलेगा। तो इस प्रकार से वेंडर्स लोग का काम भी कर रहा है। तो इसलिए ये गलत बात है कि तो अभी आप एक चीज़ को कोई भी इसको गारंटी नहीं ले सकता है कि 100 वेंडर्स अभी है, कल 200 नहीं होगा बोल के। तो जगह तो ऐसे नहीं होगा। और अपना कैपिटल सिटी है, वो तो क्लीन होना पड़ेगा। अभी आप देख रहा होगा, अभी आकाशदीप का सामने में जो वेंडर्स लोग था उन लोग को शिफ्ट करके अभी वहाँ प्लेस मेकिंग बना रहा है। जो आप जैसे कि कोई दिल्ली, कलकत्ता वगैरह, यूएसए वगैरह कहीं भी जाता है, आप एक बहुत ही प्रॉपर एक जगह है। अभी वहाँ में टॉयलेट, बाथरूम रहेगा, चाय कॉफ़ी का ये स्टॉल भी रहेगा। फिर आप, क्योंकि हमारा जो लोग है अभी बात जो इसलिए ईटानगर प्रॉब्लम हो गया, इसको हम लोग देखते हुए अभी जैसे जीरो है, जीरो को भी स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। जो ईटानगर में जो फैसिलिटी है जीरो में होना चाहिए, कुरुंकुमे में बोलने से कोलोरिंग में होना चाहिए, पालिन में होना चाहिए, ताकि हमारा लोग सेम फैसिलिटी अगर वहाँ मिलता है तो यहाँ क्यों आएगा ना। तो और जो लोग यहाँ में हैं सब दिल्ली, कलकत्ता जाता है, तो यहाँ भी वो दिल्ली, कलकत्ता का फैसिलिटी होना चाहिए। तो आकाशदीप गंगा में अभी जो क्लॉक टावर का सामने जो बनने जा रहा है वो एकदम दिल्ली का स्टैंडर्ड का बनेगा। तो इसका साथ साथ में आप जो ये वेंडर्स का बात कर रहा है, तो हमारे यहाँ में इशू है पार्किंग का। तो पार्किंग को लेके अभी स्मार्ट सिटी पार्किंग लॉट्स अभी एक नाहरलगुन में तकर कॉम्प्लेक्स का अपोजिट में अभी बनने जा रहा है। वहाँ में भी बहुत लड़ाई हम लड़ रहा है। जो क्वार्टर जिसको दिया है उसको अलग क्वार्टर दिया नहीं जा रहा है, को हाई कोर्ट जा रहा है, हम लोग भी लड़ रहा है। तो वहाँ में एक बहुत अच्छा बनेगा। तो अभी हम म्युनिसिपल ने हमको ज़मीन मांगा है। फिर हनुमान मंदिर से लेके वो जो जगह है वहाँ में नीचे में ऐसे खाली रहेगा, गाड़ी आना जाना रहेगा। ऊपर में 2 मंजिल में वो गाड़ी पार्किंग करेगा और हनुमान मंदिर को टॉप फ्लोर में हम रख देंगे। तो सबको प्रॉब्लम सॉल्व करके हम लोग काम करेंगे, तो वो बहुत अभी डेवलप होगा। फिर ऐसे करके बहुत से जैसे नाहरलगुन का जो एरिया है अभी हमारा पैकेज बी और सी जो चल रहा है, यहाँ में साइड में ईटानगर में प्रॉब्लम हो गया था, नाहरलगुन में अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो पार्किंग बोथ साइड मिलेगा और जो फ्लाईओवर जाएगा उसका नीचे में भी पार्किंग स्पेस मिलेगा। तो और जहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर लोग हाईवे का साथ है उसको भी डिसमेंटल करके वहाँ में भी पार्किंग स्पेस बना देंगे। बहुत अच्छा सर। मैंने तो पार्किंग के लिए मैं एक बार 1000 भी दे रहा है ना, मतलब उपाय नहीं है, जगह नहीं है। फिर पार्क करके बेटी को लेके ICICI बैंक घुसा तो बाहर आए लोग। हाँ, उसमें तो ICICI का तो हम लोग सभी बैंक लोग को बोला कि अपना जो अपना प्रोन को ना थोड़ा डेवलप करो। अभी भी बहुत से ईटानगर में बहुत से दुकान है, उसका प्रोन को डेवलप नहीं किया, इसलिए पार्किंग अच्छा से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम अभी उन लोगों को भी बात कर रहा है, आप लोग बनाओ, नहीं होने से हम भी बना देगा। तो ये जैसे मौसम अच्छा हो जाएगा हम भी बना देगा। तो पहले भी कुछ बनाया हुआ है, अभी भी बनाएगा। तो पहले में 1.5 करोड़ रुपया सरकार से लेके दिया था। तो हमारे ऊपर कोई ट्रोलिंग भी किया, एक बार हमने एक टायर को किक किया था। तो लोगों ने मेरा ऊपर में बहुत मीम्स भी बनाया। मेरा गुस्सा इसमें था कि हमारा जो टाउन का अंदर जो पार्किंग स्पेस है थोड़ा भी मिलता है उसको ढलाई करके करने के लिए। तो उन लोग हमारा जो इंजीनियर लोग ऐसे जगह में पार्किंग बनाया जहाँ में कोई पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी में हम बहुत दुखी था। वो तो आगे आया तो 0.3 एली में आया, तो जहाँ में पार्किंग डेवलप करके रखा है वो टायर दुकान जो है वहाँ में टायर रखा हुआ है। तो हमने उठ के ऐसे किक मारा उसको, लोगों ने पूरा वायरल कर दिया, मीम्स बना दिया। लेकिन मेरा दुख वही था कि अरे पार्किंग जगह नहीं है, आपका दुकान इसमें क्यों रखा। तो आज भी मैं देख रहा था कि उसी एरिया में बिल्डिंग जो है पूरा सामने से बनाया। तो अभी हमारा जो ऑफिसर है टाउन प्लानिंग का जो इंचार्ज है ADC को भी बोल के रखा है कि जितना भी नया बिल्डिंग जो बना रहा है
उसका बेस फ्लोर नहीं तो ग्राउंड फ्लोर को अभी काम को रुका दो ना, नोटिस अभी देना शुरू हो गया, काम को रुका दो, एक कंडीशन में एलो करेगा, बेस फ्लोर नहीं तो ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग रखो ना। तो इतना सामने बना रहा है, तो इतना स्पेस था 0.3 अली में। तो आज भी हम वही बात हम अपना स्टाफ लोग के साथ बैठ के बात कर रहा था। बहुत प्रॉब्लम है पार्किंग है, सो सर विशाल मार्केट तो मैं जाती ही नहीं हूँ। दूसरा है कि मैं लोग मुझे ये गैरेज शोरूम को बंद करो बोलता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि आपका पास घर में पार्किंग जगह नहीं है तो गाड़ी क्यों खरीदता है। तो अभी हमने पूरा डिप्लॉय कर दिया, हर बहुत से सड़क जहाँ जहाँ में ज़रूरी है अभी मेरा स्टाफ को डिप्लॉय कर, वो लोग फोटो भेज रहा है। अभी उनको पता नहीं है, अभी हमको फोटो मिल रहा है ना, मैं डीटीओ को दे रहा हूँ, उसका बाद तो अभी उसका ऊपर में 100 को नोटिस आएगा। हाँ, उसका बाद नहीं, गलती से उधर गाड़ी पार्क कर रहा है, एक लाइन से पार्क करो ना, दोनों साइड में पार्क करके रख देता है तो कितना मुश्किल होता है। बड़ा गाड़ी आने से, बड़ा गाड़ी क्या, छोटा गाड़ी भी नहीं निकल पाता है। इसलिए अभी हम वो जितना दिक्कत दे रहा है ना, अभी हम उसको नोटिस देगा, उसका बाद तो पेनल्टी उनका एरियर में रखते रहेगा। जिस दिन उसको गाड़ी को ना बेचने के लिए या उसको रिन्यू करने आएगा ना, वो लाखों का रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी को बेचना पड़ेगा। सही सर, बहुत सही सर। उसके बाद सर वो यापा ने आपको, उन्होंने भी कहा है कि हाई करो के यापा, आप उधर हाई कर। हेलो, आई लव यू। सर वो उनसे आपसे बोला है कि आपको मिलना है एक बार आपको, और मुझे कहा है कि सर एक्चुअल में कैसे दिखता है ना, कभी सर को मिला नहीं। एक्चुअल वो आना था, ईटानगर में उनका घर, तो वो इसीलिए वो नहीं आ पाई, लेकिन मुझे हेलो कहने के लिए कहा और ये सवाल पूछो गए। और एक सवाल है वो फिर आपको पूछा है किसी ने कि आपू आपा लो जो क्यों एक्टिविस्ट को लास्ट टाइम का जो पन कमेटी को ही क्यों लागू हुआ है, क्यों ये जो जितना स्टूडेंट लीडर आपसू अंशु जिन्होंने बंद कॉल पहले कराए उनको क्यों लागू नहीं हुआ, क्या ये पार्शलिटी है, ये पूछा है आमक ने। आप उनका जवाब क्या देना चाहेंगे सर। ये लॉ जो है उनको जानकारी के लिए ये सुमा को ये लॉ को अप्लाई किया, 5-6 महीना शायद उन लोग को जेल में रखा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फेडरेशन को उसका ऊपर में भी कांग्रेस गवर्नमेंट का समय उसका ऊपर लागू किया। 1 महीना से ज़्यादा मेरा दोस्त लोग है वो जेल में भी था, यही सेंट्रल जेल में। हम आने का बाद सारा ऑर्गेनाइजेशन पूरा तंदा हो गया, आपसू हो अंशु हो सब तंदा हो गया। सिर्फ अन्या जो है बहुत ये था, एक्टिव में था, तो अन्या ऊपर हमने लागू किया। अभी भी उन लोग मेरा ऊपर में ये लगाता है कि हमने बोला था कि बंद कॉल कोई भी डिक्लेयर करेगा हम उसको ऊपर में एक्शन लेगा। जब अंशु जब आया था, अंशु ने जब बंद कॉल डिक्लेयर किया उस दिन ही मैंने पुलिस को डायरेक्शन दिया कि आपू आपा एक्ट में उसको अरेस्ट करना है, लेकिन पुलिस लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, तो ये मेरा गलती नहीं है ना। तो हमने अगर ऑर्डर को नहीं दिया तो हमने उस ऑर्डर को लेके उनका रिपोर्ट को लेके हमने डिटेंशन ऑर्डर नहीं बनाया, तो मेरा गलती है। हम डिटेंशन ऑर्डर तो बनाने का हमको देखा है, मौका ही नहीं दिया, लेकिन हमने डिक्लेयर किया, 144 डिक्लेयर किया, आपू आपा को भी डिक्लेयर किया। इसलिए और ये आपसू का समय में हम ट्रेनिंग में था, हम नहीं था। तो अभी फिर और आएंगे तो आप जरूर, कोई भी हो अगर बंद कॉल कराता है तो आप उनको एक्शन लेंगे। अभी बंद कॉल कोई नहीं करेगा। श्योर सर, श्योर 100% श्योर, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि बंद कॉल का बारे में बहुत लोग इतना जानकारी नहीं था। और ये आपू आपा एक ये बात डालने का बाद सभी को मालूम हो गया कि बंद कॉल जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसको ये इसका अगेंस्ट में कुछ नहीं करेगा। उसके बाद और एक ने कहा है कि उसका हस्बैंड जो टेम्पो ड्राइवर है उनका यहाँ ये नाहरलगुन जाने से टेम्पो का हालत इतना ख़राब होता है कि रास्ता कब बनेगा, वो जंपिंग जैक जो। हाँ, उसका हस्बैंड को मेरा रिक्वेस्ट है कि टेम्पो में लोगों को इतना चार्ज करता है
ये तो बहुत ही गलत बात है। हमने लेकिन इसको लेके सरकार को भेजा था रेत को, टेम्पो, ऑटो और जो टाटा सुमो का रेत को। कोविड में हम लोग सीट को कम किया था 50% करके, तब रेत को उन लोग बढ़ाया था। तो कोविड चला जाने के बाद भी वो रेत को उन लोग रखा हुआ है। तो उसको लेके हम लोग उन लोग का साथ मीटिंग बैठा, अपना डीटीओ को हम चेयरमैन बना के उन लोग का साथ में स्टेक होल्डर का साथ मीटिंग बैठ के हम लोग सरकार को भेजा। अभी 1 साल ज़्यादा हो गया भेजा वाला, अभी तक अप्रूवल होके नहीं आया। जो भी हो, लेकिन टेम्पो और ऑटो यूनियन लोग भी अपना से रेत को अपना से कम करने से ठीक है, क्योंकि टेम्पो और ऑटो में कौन जा रहा है? अनएम्प्लॉयड यूथ लोग जा रहा है, स्टूडेंट लोग जा रहा है, बस्ती का माँ पिताजी लोग जा रहा है, तो अमीर आदमी तो नहीं जाता है। इसलिए सबसे पहले उसका हस्बैंड को रिक्वेस्ट करो कि वो अपना टेम्पो यूनियन लोग को बात करके रेत को कमती करना है। और रहा रास्ता का बात, रास्ता को तो क्या करेगा? आज भी आप लोग गया होगा, कल भी गया होगा, जितना गदा गुदी था पिलअप करता है, लेकिन बारिश जैसे आएगा वो फिर उकर जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है। तो ये सड़क टाइम में बनेगा। अभी जो है इसको टेंडर में इसको बोलता है माइलस्टोन बोलता है। आपको एक क्वार्टर होता है, जैसे कि ये सितंबर तक उन लोग को फिक्स किया कि अब 35% काम करना है। तो अभी जो पप्पूनाला जुली ट्राइडेंट से लेके निर्जुली तक वो पैकेज बी में है, लेकिन यहाँ का जो काम है ओवरऑल में अभी 40% पार हो गया। तो टेंडर का एग्रीमेंट से बात होता है ना। कभी भी सरकार पब्लिक का तकलीफ़ को देखते हुए हमको भी बहुत बोला जल्दी कराओ जल्दी कराओ, तो हाथ पांव पकड़ के जो भी काम करना है हम लोग करा रहा है। तो अभी जून जुलाई तो बारिश का मौसम होता है, तो आगे आप देखिए ये समय से पहले बनने जा रहा है। और जहाँ तक पैकेज बी का बात है, जो निर्जुली से लेके बंदरदुआ का है, वो तो आपको वो 35% किया, उसका तो 60-70% पार हो गया। तो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको गाली देने का जगह नहीं है। अगर वो उसमें माइलस्टोन में टेंडर का मुताबिक काम नहीं करता है तो हम लोग एक्शन ले सकता है। इसलिए आपका ये टॉक शो का ये फायदा को हम ले रहा हूँ कि लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने ईटानगर में भी देखा है, जब हम अंडरपास काम कर रहा था, आप लोग बहुत ट्रैफिक तकलीफ से आप लोग ये किया। आज ईटानगर में ट्रैफिक नहीं है, आराम से आप अंडरपास ऊपर पास में भी जाके आप लोग अभी बहुत कम ही ये होता है। अब उस दिन कार रैली का बात अलग है, तो कार रैली में भी हमको भी मिसगाइड किया गया था। हमको बताया गया था कि अने होटल से लेके जो अंदर पास का उस पोर्शन में कुछ फंक्शन होगा बोला था। तो मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ पे वो कंपटीशन शो होगा। तो पावर का एग्जीक्यूटिव को भी रिक्वेस्ट कर दो बोला। हमने वो भाई लाली को भी रिक्वेस्ट किया कि उन लोग को लाइट ज़रूरी नहीं है, उन लोग अपना लाइट से कुछ डेमो करेगा और उसी पोर्शन में करेगा। तो हम सोचा है कि नीचे का अंडरपास और उस तरफ जो पुलिस थाना का साइड वाला वो तो फ्री होगा, तो कुछ इशू नहीं होगा, यही सोचा था। बाद में देखा है तो पूरा ही ट्रैफिक को इस प्रॉब्लम बना दिया, इशू बना दिया। मेरा एक दीदी भी उसमें ये हुआ था ना, पोस्ट किया था आपको नाम लेके। नहीं कोई बात नहीं, हमने मिल लिया उसको, मिला है उसको। सॉरी बोला है क्या? नहीं ना बोल दिया, चलो तकलीफ हो, सर ने सॉरी कहा। हाँ तकलीफ हो गया थी, कोई बात नहीं। वो भी डिस्कस किया तो बहुत अच्छा है। और मुझे कुछ खराब फील नहीं करता है किसी को सॉरी बोलना या किसी को हार्ट नहीं करने के लिए कोशिश करना। मैं कल भी ये यूपिया जा रहा था ताराजुली तरफ, तो ताओ पोल हमको कॉल किया। तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताया, तो ठीक है मैं रास्ता में हूँ, आपका घर में आ जाता हूँ। तो हमने घर में गया और इसे जैसे मकुंग काया बातचीत किया। मैंने फिर उसको अपलोड किया, तो उसको भी उन लोगों का ये हजम नहीं होता है, क्योंकि मुझे कोई क्योंकि मेरा इंटेंशन कुछ नहीं है, गलत नहीं है, इसलिए मैं किसी को खराब फील नहीं करता है।
वही सर, वही आपका डाउन टू अर्थ नेचर सबको पसंद आता है। मानते हैं आपसे अभी थोड़ा गुस्सा है लोग, सच में है, कोई बात नहीं बट है। फिर भी आपसे फिर भी प्यार करता है सब ना, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा अच्छा मैसेज भी भेजे। और दो मेरे दोस्त ज्ञाति और ईवी ने आपको कोरियन हीरो कहा है। थैंक यू। अच्छा से वेलकम कीजिए बोला है और हाई कीजिए बोला है ना। उसके बाद सर आपसे आपकी एक फ्रेंड आपके लिए वीडियो भेजा है, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या क्या कहा है। सुनिए सर आपके लिए क्या बोलते हैं। हाय नमस्कार। पुतुम साहब यानी मेरे बचपन के साथी आनंद जी, और मैं चौथा से आनंद जी के नाम से ही पुकारता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैदान टॉक शो के माध्यम से कि तालो पुतुम साहब के बारे में चंद शब्द बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग एक बचपन के साथी हैं। और मैं बताना चाहूँगा तालो पुतुम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। वर्तमान में वो ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में तैनात है, एक सक्षम प्रशासक है। उनके स्वर्गीय पिता तालो तुगुंग एक पॉलिटिकल इंटरप्रेटर था, फीआई हमारे ओल पालिन पे तैनात था। वो एक बहुत अच्छा और नेक इंसान भी था। उनका सुपुत्र तालो पुतुम साहब आज भारतीय प्रशासनिक सेवा में है और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तालो तुगुंग साहब उनके जो स्वर्गीय पिताजी अपने कार्य के प्रति समर्पित थे, और तालो पुतुम भी अपने पिता से प्रेरणा पाकर उनके प्रशासन में अनुभव एवं उनके आशीर्वाद से प्रशासन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। राजधानी ईटानगर में कानून और व्यवस्था को प्रभावी रखने में अपने सौंपी गई जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी से निर्वहन कर रही है। आज मुझे अपने बचपन को वो पल याद आ रहे हैं कि जब तालो पुतुम जी और हिमा अस्पताल के सीएमडी चेयरमैन को मैनेजिंग डायरेक्टर मेरा लंगोतियर डॉक्टर व्याबंग राणा और मैं बचपन के दोस्त थे। हम लोगों की प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक शिक्षा ओल पालिन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से शुरू हुए। बाद में हम तीनों को अरुणाचल प्रदेश के रामकृष्ण मिशन स्कूल आलोंग में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नामांकित किया गया था। संजोग की बात है, पुतुम और मेरे दोस्त राणा दोनों अपने आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आरके मिशन आलोंग में एडमिशन कर लिया, लेकिन मैं छूट गया। शायद उन दिनों कुछ पारिवारिक घरेलू समस्याओं के कारण मैं आरके मिशन में एडमिशन नहीं ले पाया और मैं बहुत दुखित भी था, काफ़ी रोया, क्योंकि मैं अपने दोनों दोस्तों को बिछड़ रहा था। और पुतुम साहब और राणा जी आरके मिशन से शिक्षा प्राप्त किया और हम तीनों दोस्तों ने अपने अपने जीवन में अपने क्षमता के अनुसार अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों की दोस्ती की भावना आज भी कायम है और हम लोगों के दोस्ती की बुनियाद मजबूत और संबंध व्यक्तिगत स्वार्थी से परे हैं। पुतुम जी को हम लोग बचपन से ही आनंद जी के नाम से ही पुकारता हूँ। शायद हो सकता है कि ये फिल्म आनंद से ही प्रेरित था। और मैं तालो पुतुम साहब के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो एक बहुत ही ईमानदारी समर्पित अधिकारी है। उनके लिए कानून के समक्ष सब बराबर है। गरीब और ज़रूरतमंद गरीब लोगों को न्याय दिलाना उनका एक ही मकसद है। और हम लोग बचपन पे जब जंगल वगैरह में खेलते थे, कभी कभी पालिन नदी को
हम लोग पार करते हुए दूसरे पहाड़ पर चले जाते। उस दौरान मिथुन जंगल में हमें काफ़ी पीछा भी किया। शायद वो पल पुतुम साहब को याद भी आ रहा होगा या शायद भूल भी गया होगा। तालो पुतुम के बारे में अगर मैं कहूँ कि एक बहुत ही ईमानदारी समर्पित अधिकारी है और पुतुम साहब स्वभाव से मधुर मिलनसार व्यक्ति है। अपने आलोचक करने वालों पर वो तुरंत जवाब नहीं देते और कभी भी गुस्सा नहीं आते कि मैं और कुछ उनके बचपना को बताना चाहता हूँ कि वो स्कूल के दिनों में बहुत एक अच्छा स्पोर्ट में भाग लिया करता था और एक अच्छा जिम्नास्ट भी था। उन्होंने हमें काफ़ी खेलकूद में भी कुछ प्रेरणा दिया, सिखाया। और अंत में मैं यही कामना करता हूँ कि वो एक अच्छे सिविल सेवक के रूप में वो जल्द भविष्य में आगे बढ़े और समाज, राज्य, राष्ट्र की सेवा करते रहे और अपने नाम रोशन करे, अपने प्रदेश की नाम रोशन करे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मित्रता एक दूसरों को प्रेरित करे, जिसने एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया है कि कैसे हम बिना किसी स्वार्थ के अपने मित्रता यात्रा को आज तक कायम रखे हुए हैं। धन्यवाद। अच्छा सर, तो आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा और आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी ओर से? ये रिश्ता से मेरा मामा लगता है और ऐसे हम लोग बचपन का दोस्त है। और जब पालिन में एक्चुअली पिताजी पालिन में सेटलमेंट हो गया, पिताजी का ग्रैंडफादर भी पालिन में था, तो इसलिए वो हमारा रिलेशन में है और साथ साथ दोस्ती होने का कारण से आज जितना भी बोला है वो प्यार से बोला है। और जो भी हो, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और वो भी बहुत मेहनत करते हैं। और हमारा जो अरुणाचल का जो इनकम है, जो सरकार का जो टैक्स है, तो हाईएस्ट अर्निंग डिपार्टमेंट है मिनरल एंड माइंस एंड मिनरल्स है। तो वो हमेशा खुशी रहे और सरकार के लिए उसका जो ट्रेजरी है उसको हमेशा बढ़ाते रहिए। मैं भी उनके लिए कामना करता हूँ कि वो उसका फैमिली खुशी रहे, पले फूले आगे बढ़े। उसके शुभ नाम और डिजिग्नेशन आप बता दीजिए। हाँ, ये मेरा जो मैं प्यार से उसको ललर बोलता है, उसका नाम है तसर तलर और डायरेक्टर मिनरल माइंस एंड मिनरल का है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का। मतलब कि आप के जितने बेस्ट फ्रेंड तीनों ऑफिसर बने ना सर? हाँ जी, वो एक डॉक्टर राणा जो है वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहा, अभी वो काम को छोड़ दिया है। अभी वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल खुला है, सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और उनका वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर राणा। हाँ, हम दोनों जब भी बीमार सीमार होता है उनको बताते हैं। तो लकी डॉक्टर वाला दोस्त मिला सर। तो आप ये जाते जाते मेरे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? कि यूथ को यही देना, आप निराश नहीं होना है और अपना जो भी एक लाइफ मिला है, एक ज़िंदगी है और इस एक ज़िंदगी में अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। और अगर आप समय को बर्बाद नहीं करता है और आगे बढ़ता है और लक्ष्य एक तो तय करना बहुत ज़रूरी है, एक टारगेट सेट करना ज़रूरी है और अपना आप को पहचानना ज़रूरी है। और जितना भी आप बाहर के लोग बाहर के चीज़ को जितना शिकायत करता है वो बाहर में नहीं होता है, वो अंदर में ही अपना जो कमियां होता है। हर दिन एक नया दिन ऐसे सोच के और नया नया स्किल, नया नया स्ट्रेंथ अपना आप को
बढ़ते रहना है। और अगर ऐसे करता है, मैं पूरा विश्वास के साथ आपको कहूँगा कि आप एक अच्छा इंसान के साथ साथ एक सक्सेसफुल इंसान होगा। थैंक यू सर। तो इसी के साथ हम अपना ये सेकेंड एपिसोड समाप्त करते हैं। और आप सबको मैसेज मिल गया होगा कि तालो पुतुम सर क्या कहना चाहते हैं, उसके बचपन में क्या हुआ, उसके पिताजी गुजर जाने के बाद उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, अकेले फैमिली को संभाला। तो आपको भी उसी की तरह मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो टिल देन बाय बाय। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।